French Revolution Part 2 Continue 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। कम से कम 20 अरब लिरवे, जो कि फ्रांस की करेंसी है, की संपत्ति का सरकार के हाथ में आ गई। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, जो कि है विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर यानी टैक्सेस को चुका सकते थे। बाकी सभी पुरुषों, महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था, जो कि अभी भी एक तरीके से आप देखिए तो पहले के टाइम पे जो लुईस 16, नोबेल, प्रीस्ट, ये सारे लोग थे, वो तो पार्शियल थे ही। इन्होंने भी जो न्यू असेंबली ने जो गवर्नमेंट या जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो भी एक तरीके से पार्शियल दिख रहा था। क्रांतिकारी पत्रकार जॉन पॉल मरा ने अपने अखबार लामी द पीपल, जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी कि जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। अगर आप पुस्तक में चित्र देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कुछ सिंबल्स हैं, यानी कि टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। छड़ों की बछीदार अकेली छड़ों को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। ये एक तरीके से मैसेज दिया गया था कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम किसी भी मुसीबतों का सामना कर पाएंगे। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। यानी कि अगर हम एजुकेटेड रहेंगे, चीजों के लिए अवेयर रहेंगे, तो हमें कोई भी बेवकूफ या मूर्ख नहीं बना सकेगा। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक, अपनी पूंछ में लिए सांप सनातनता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। और भी काफी सारे चिन्ह हैं पुस्तक में, आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। लुईस 16 की गुप्त वार्ता पर्शिया के राजा के साथ चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। उन्हें भी ये चिंता थी कि जिस तरीके से फ्रांस के आम जनता इतनी ज्यादा उग्र हो गई, राजा के प्रति इतनी क्रूरता से या इतने उग्र होके वो अपने शासन या अपने हिसाब से सरकार चलाने की मांग करने लगी,
कहीं यही सब देख के बाकी देशों के, जो पड़ोसी देशों की भी जो जनता है वो कहीं जाग न जाए, इस चीज का उन्हें भय बना हुआ था, पड़ोसी देशों के राजा शासक लोगों को। 1792 अप्रैल में नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों के हजारों स्वयंसेवियों ने भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। अभी क्या हुआ कि एक तरीके से इनिशियल स्टेज में लोगों को लग रहा था कि लुईस 16 जो है वो लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये जो लुईस 16 थे ये अंदर ही अंदर नेशनल असेंबली के खिलाफ पड़ोसी देशों से एक तरीके से गठबंधन बना रहे थे, ताकि वह अपने प्रजा को चुप करा सके, उनका जो भी ये जो आंदोलन है उसे बंद करा सकें। तो जैसे इन लोगों को पता चला कि पर्शिया और ऑस्ट्रिया कभी भी आके इन पे धावा बोल सकता है, आम जनता लोगों पर आक्रमण कर सकता है, उसके लिए प्रांतों ने हजारों स्वयंसेवी, तुरंत ही वो सोल्जर्स खुद ही अपने मन से बन के आ गए, स्वयंसेवियों ने भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रोजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था, जहां पर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर लोग बहस करते थे। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए थे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें थे छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने ब्रीचेस, घूटन्ना पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका एक तरीका था। इसलिए जैकोबिनों की 100 कुलौत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला। 100 कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, उनको मतदान का अधिकार दिया गया। तो आपने पहले जैसे सुना होगा जब हम अभी पढ़ाई कर रहे थे कि इसमें पहले उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जो कि कम से कम 3 बार के कृषि का टाइम का वो कर पे कर सकें, टैक्स पे कर सकें। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब जिनके पास संपत्ति हो नहीं हो, पहले 25 वर्ष वाले भी वोट ओनली उनको ही देने का अधिकार था, अब वो 21 वर्ष हो गया, घटा के उन्होंने उम्र कम कर दी और जिनके पास संपत्ति थी नहीं थी उन सबको अधिकार देने का, मतदान देने का अधिकार मिल गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792
को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि हम सब जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है, यानी कि यहाँ पे नेपोटिज्म जैसी चीजें नहीं है कि राजा के बाद जो उसका बेटा है वही राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को आम लोग अपने वोट के द्वारा उनको चुन के लेके आते हैं। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। सन 1792 से 1794 यानी 1793 से 1794 के काल को आतंक युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, इसी वजह से इसको शायद आतंक का युग कहा जाता होगा। उसके हिसाब से जो भी लोग उसके कार्यशैली से असहमति रखते उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया और दोषी होने पर गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया गया। गिलोटिन एक तरीके से ऊपर से ब्लेड आता था जिसमें आदमी नीचे उसे लेटा दिया जाता था, ऊपर से ब्लेड आता था बहुत जोर से और गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता था। गिलोटिन खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रॉबेस्पियर सरकार की सख्त नीतियों, चर्चों को बंद करवाकर उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। दूसरा, गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, जैसे कि एक परिवार है तो उसको इतना लिमिटेड अमाउंट ही उनको मांस और पाव रोटी मिलेगी। अभी अगर आप जानते हैं कि हर किसी की खुराक अलग अलग टाइप से होती है, लेकिन यहाँ पे तो उन चीजों की राशनिंग ही कर दी गई रॉबेस्पियर सरकार ने। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई। अभी इनके हिसाब से, रॉबेस्पियर सरकार के हिसाब से इनके ही चॉइस का खाना खाना है, जैसा ये बोलेंगे वैसा ही करना है। और अगर इनके चीजों को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ये गिलोटिन पे डाल के लोगों का सिर धड़ से अलग कर देंगे, उनका सिर कलम कर देंगे। कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों पर अधिकतम सीमा तय कर दी गई। अब इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था और उनकी मांग यह थी कि महिला और पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। और रॉबेस्पियर सरकार ने क्या किया, आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने का और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून भी लागू किया गया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। समान वेतन और मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हुआ। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया।
दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर, यानी कि उनको स्टैंप टाइप का कुछ लगाकर, दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महानगरों के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था, यानी इंसानों को, अफ्रीकी जो निग्रो रहते थे उन इंसानों को एक तरीके से उनका व्यापार होता था, उनको बेचा जाता था और उनसे काम लिया जाता था। दास श्रम के बल यूरोपीय बाजारों में चीनी, काफी एवं नील की बढ़ती मांगों को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, परंतु 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधन के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित संसाधन के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ सी आ गई थी, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। अभी आप लोगों को भी पता होगा कि किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, यानी किसी भी चीज में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। लेकिन जब प्रेस पे सेंसरशिप डाल दी गई थी तो उसका मतलब ये था कि जो सरकार जिन न्यूज को या जिन समाचारों को, जिन खबरों को वो चाहेगी आम जनता लोगों में पहुंचाना, सिर्फ वही खबर जा पाएंगी। उसकी वजह से कई सारी चीजें छिपी रह जाती थी और आम लोगों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन सन 1789 की गर्मियों में कौन सा कानून अस्तित्व में आया? सेंसरशिप समाप्ति का। इस वजह से अब हर तरीके की खबर या खबर के दोनों पहलू भी लोगों के सामने आने लगे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। अभी जब इस तरीके से प्रेस की, मीडिया की सेंसरशिप हट गई तो उससे क्या हुआ, लोग अलग अलग खबरों के सारे पहलू आने लगे कि इस खबर को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। लोगों में इसके लिए बहस होने लगे, बातें होने लगी। किसी टॉपिक के ऊपर लोग नाटक बनाने लगे, संगीत बनाने लगे। अगर आप आजकल के टाइम पे भी अगर आप मूवीज देखते हैं तो आप देखेंगे कुछ जो स्टोरीज होती है वो फिक्शन बेस्ड होती है, कुछ जो होती है जिसमें पहले डिस्क्लेमर आता है कि ये रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है।
उसी तरीके से अगर आप सॉन्ग्स भी सुनते हैं, तो अगर आप जो भी गाने सुनते हैं उन गाने को आप सुनते टाइम नोटिस करेंगे कि वो एक तरीके से स्टोरी बताते हैं, किसी बात को वो बताने का उनका तरीका अलग है। गाने के रूप में कविताएं लिखी जाती हैं किसी टॉपिक के ऊपर, वीरता की कविता या फिर माँ के ममता की कविता, नेचर के ऊपर कविता। उसी तरीके से यहाँ पे भी लोग एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीके से एक टॉपिक पर अलग अलग टाइप की चीजों को व्यक्त करने का उनको जरिया मिल गया। अब जो लोग पढ़े लिखे थे वो लोग पुस्तक, पैम्फलेट, समाचार पत्र पढ़ के उस बारे में डिस्कस किया करते थे। जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे वह पिक्चरों के माध्यम से, नाटक संगीत के माध्यम से, अगर मेला होता था वहां पे तो उन चीजों को वो लोग देख के समझते थे, सुनते थे और फिर उसके ऊपर अपने आचार विचार व्यक्त करते थे अपने आसपास के लोगों से। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। आखिरकार जब वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 में लड़ा गया था, नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी की सेना थी। युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मित्र राष्ट्रों ने उसे कैदी के रूप में सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया, जहां 52 वर्षों की आयु में, जब वो 52 इयर्स का था तो 1821 में 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्ता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हम अपने भारत में देखते हैं। Thank you. Please do like and subscribe to this channel.